नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज यूपी में आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। प्रचार आज थम गया। इस चुनाव में कई दिग्गजों की दांव भी साफ पर लगी है। कई हाथ सीटों पर इंडिया गठबंधन और एनडीए की सीधी टक्कर भी देखी जा रही है। हालांकि वाराणसी सीट से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके वोटों में मार्जिन के लिए कई मंत्रियों ने डेरा भी डाल रखा था। आगे की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। मतदान के पहले यानी आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया। सभी दिग्गजों की किस्मत अब 1 जून को ईवीएम में कैद हो गई है। 13 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी, रवि किशन, अफजाल अंसारी समेत कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लग चुकी है। अगर बात करें पीएम नरेंद्र मोदी, तो वह वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार चुनाव मैदान में है। उनको अधिक से अधिक वोटों से जिताने के लिए कई कैबिनेट मंत्रियों ने वाराणसी में डेरा डाल रखा था और पीएम नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत के लिए लगातार जनसंपर्क भी करने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मिर्जापुर की सीट पर, तो मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनावी ताल ठोक रही हैं। गोरखपुर से रवि किशन तो अफजाल अंसारी, जो माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं, गाजीपुर से चुनाव मैदान में हैं। घोसी की बात करें तो घोसी में कैबिनेट मंत्री केटी राजभर के बेटे भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में 13 सीटों पर 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हैं और इन सीटों पर होने वाले मुकाबले भी काफ़ी दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं। अब 4 जून को फैसले आएंगे और इससे तय होगा कि इंडिया में किसकी सरकार बनती है। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को है, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार थम गया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुश गोयल। बिगुल बजते ही हर प्रत्याशी अपनी चुनाव प्रचार की भागदौड़ में लग गया था। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि थी और चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को जो कि चुनाव प्रचार करने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि 1 तारीख को पंजाब में जो कि मतदान होने जा रहे हैं। 13 सीटों पर जो कि है मतदान होने जा रहे हैं। बात करें जिला होशियारपुर की जो कि सीट है सबसे हॉट सीट मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 15 साल से जो कि है भाजपा का ही कब्जा रहा है। आपको बता दें कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें कि 50,000 से भी लोग ज्यादा शामिल हुए हैं। अब देखना ये हो गया होशियारपुर के लोग जो कि है 1 तारीख को किसको मतदान देकर मेंबर पार्लियामेंट बनाकर लोकसभा में भेजते हैं, जो कि होशियारपुर के हक के लिए और उनके लिए आवाज उठा सके। ये तो आने वाला 4 जून ही बताएगा कि होशियारपुर की जनता किसके सिर पर अपना आशीर्वाद देती है। आप मेरे साथ बने रहिए। होशियारपुर से कैमरामैन प्रमोद के साथ अंकुश गोयल, इंडिया वॉइस। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर हुई सुनवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। कथित तौर पर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 दिन की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर के अब मुख्यमंत्री की तरफ से दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जहां पर आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कई चीजों को लेकर के इसमें बातें चली और इसके बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और साथ ही इसकी अगली सुनवाई अब 1 जून को होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय चुनाव प्रचार के लिए अंतिम जमानत पर बाहर हैं और 1 जून तक ही उन्हें जमानत दी गई है और 2 जून को उन्हें एक बार फिर से समर्पण करना होगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 1 जून को राउज रेवेन्यू कोर्ट
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाता है या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था और अब राउज वेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां पर सुनवाई अब 1 जून को होनी है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज वेन्यू कोर्ट से राहत मिलती है या फिर उनके लिए आफत बनी रहती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की। रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को एक बड़ा झटका लगा। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन वर्मा। पार्टी से विधायक रहे आजम खान की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमे में आज 10 साल की सजा सुनाई है। मामला डुंगरूपुर का है, जहां पर आले हसन और जो आजम खां है उनके खिलाफ अबरार नाम के व्यक्ति ने एक मुकदमा दर्ज कराया था 2019 में, जिसमें आज कोर्ट ने सक्रियता दिखाते हुए आज आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं जो आजम खान है उनके ऊपर इससे पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं, वो चाहे फर्जी मार्कशीट की बात करी जाए और चाहे ये डुंगरूपुर का ये जो मामला है, ये 2019 में जो अबरार है उससे बदतमीजी की गई थी और उसके घर पर 2016 में उसके घर पर जाकर तोड़फोड़ की गई थी, जिस मामले में जो अबरार है उसने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें रामपुर से जो ये विधायक थे समाजवादी पार्टी के आजम खान और साथ ही साथ जो आले हसन जो सीओ थे और साथ ही साथ 1-2 लोगों अज्ञात के खिलाफ मुकदमा ये दर्ज किया गया था। उसके बाद आज एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है, 10 साल की सजा सुना दी गई है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां उत्तराखंड में पूरी की जा चुकी हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। में भले ही आसमान से गर्मी का सितम बरस रहा हो, लेकिन सीधे तौर पर जो सियासी पारा है वो भी कम होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 जून को मतगणना होनी है और ऐसे में उस मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। सियासी दलों को भी सारे नियम और कानून समझाने का काम कर दिया गया। यानी इस बार पूर्व विगत वर्षों की तुलना में इस बार जो मतगणना की जो तैयारियां वो काफी सख्त रूप से होगी। सुरक्षा के 3 लेयरों के घेरे में यहाँ पर होगी और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस बार जो नियम होंगे वो काफी सख्त यहाँ पर होंगे। यानी मतगणना स्थल पर कैबिनेट मंत्री या उनके जो गवर्नर तक हुए वो अंदर नहीं जा पाएंगे, यानी कोई भी हथियार धारक बंधु अंदर नहीं जा पाएगा। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर राउंड वाइज के हिसाब से यहाँ पर तुलना होगी, जिसका देहरादून में भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं और केंद्र के माध्यम से पूरा अपडेट होगा। उम्मीद यह है कि इस बार उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे पहला रिजल्ट टिहरी लोकसभा सीट का यहाँ पर आ सकता है। अंतिम जो रिजल्ट होगा जिसमें देरी हो सकती है वो पौड़ी लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट हो सकती है, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारी पूरी है। अब देखना यह होगा कि 4 जून को जब मतगणना शुरू होगी तो राजनीति में नेताओं का जो वोट होता है वो किस कदर बैठने का काम करता है। कैमरामैन नसीना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बात करेंगे अगली खबर की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड दौरा रहा। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज नैनीताल दौरा रहा। दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने बाबा नीम करोली धाम में जाकर बाबा नीम करोली धाम दर्शन किए और देश और समृद्धि के विकास की उनकी कामना की। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद उपराष्ट्रपति ने पंतनगर विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों से संवाद भी किया। उपराष्ट्रपति का यह उत्तराखंड दौरा सीधे तौर पर उत्तराखंड में पर्यटकों के सीजन के लिए एक बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं बाबा नीम करोली धाम के लिए दर्शन किए, तो सीधे तौर पर उत्तराखंड में जो नए डेस्टिनेशन है उन नए डेस्टिनेशनों की ओर बढ़ने का इशारा भी श्रद्धालुओं के लिए सैलानियों के लिए किया गया है। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब यहाँ पर स्थापित है। अब नीम करोली बाबा का जो धाम है, जो तपस्या रही है, उसको लेकर भी एक नया उत्साह पर्यटकों के बीच में देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। अब जिस प्रकार से आने वाले दिनों में उनके वहां पर ये मेला भी होना है, तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन भी ऐसे ही नए डेस्टिनेशन, ऐसे ही तीर्थस्थलों को विकसित करने की ओर ध्यान दे रहा है, ताकि उत्तराखंड में जो पर्यटक सैलानी यहाँ पर आएंगे वो विभिन्न जगहों पर जा सके और उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो काफी मजबूत हो सके। उपराष्ट्रपति का दौरा भी ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर को और बढ़ाने वाला मददगार साबित होगा। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। दिल्ली में जल संकट की समस्या बढ़ने लगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब तक पहुंच गया। वहीं राजस्थान में 50 डिग्री तक सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। कहर बरसाती गर्मी के बीच दिल्ली के पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए जिन इलाकों में 2 बार पानी की आपूर्ति की जा रही थी, अब वहां दिन में सिर्फ 1 बार पानी दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पिछले कुछ समय के लिए हरियाणा ने पानी की सप्लाई में कटौती कर दी है और इस वजह से दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया है। राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की कमी है। इससे निपटने के लिए सुबह शाम पानी की सप्लाई जारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब उन इलाकों में जहां दिन में 2 बार पानी की सप्लाई हो रही थी, तो अब सिर्फ दिन में 1 बार पानी की सप्लाई की जाएगी, जिससे बचे हुए पानी को प्रभावित क्षेत्रों में दिया जाएगा। मंत्री ने आगे भी ये भी कहा कि अगर पानी वाले मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। बता दें कि दिल्ली में पानी के लिए काफी हद तक पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर करता है। आतिशी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो बेवजह पानी बर्बाद न करे, पानी से गाड़ियां न धोए, पानी की टंकियों को ओवरफ्लो न करे। उन्होंने कहा कि आने वाले 1-2 दिनों में अगर ये अपील काम नहीं करती है तो और लोगों को पानी की बर्बादी जारी रखते हुए तो उनका चालान भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। लखनऊ में बिजली कटौती से आक्रोशित जनता सड़कों पर उतरी। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। सपा के ताप से उत्तर प्रदेश की जनता बेहाल है। बढ़ती गर्मी, प्रचंड गर्मी से जो आम जनता है वह एकदम से झुलस रही है। घर में अगर रहती है तो पसीना ही पसीना, और अगर सड़क पर निकलती है तो लू के थपेड़े, जिसके चलते उसकी हालत इतनी नासाज है कि वह ना तो कुछ कर पा रहा है और ना ही कहीं निकल पा रहा है। और ऐसे में हालात जो हैं वो काफी खराब हो रहे हैं, जिसके चलते मरीजों की संख्या भी अस्पताल में बढ़ रही है। ऐसे में अगर लोगों का कुछ सहारा है तो वह है बिजली, यानी कि बिजली से एसी चलेगा, एसी से पंखा, कूलर, जिसके से लोगों को राहत मिलती है। लेकिन उनको उनकी इस राहत को भी कहीं ना कहीं झटका तब लगता है जब बिजली की कटौती होती है और सारे जो यंत्र हैं जो उनको ठंडक पहुंचाते हैं वह बंद हो जाते हैं। ऐसे में कई जगह पर उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वह बिजली विभाग के खिलाफ खड़े हो गए और प्रदर्शन भी करने पर उतर आए हैं, जिसको अब बिजली विभाग और पुलिस मिलकर संभाल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि बिजली कटौती नहीं होगी और जितनी भी आपूर्ति चाहिए उसे पूरा किया जाए, ताकि लोग इस गर्मी से लड़ पाएं और इस गर्मी से जीत पाएं। कैमरामैन ललित के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बीएस गुलियानी। हरियाणा में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर हम अंबाला की करें तो अंबाला में आज तापमान 45 डिग्री पार हो चुका है। ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बात अगर किसानों और पशुपालकों की जाए तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है बढ़ता हुआ तापमान। तापमान के कारण पशुपालकों के जो पशु हैं वो काफ़ी असहाय दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने पशुओं को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए कूलरों और फोगर का सहारा लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर बाहर तापमान 45 डिग्री है तो फोगर चलाने के बाद या यूं कहें कि फुआरा सिस्टम अपनाने के बाद जानवरों के अंदर जो तापमान रहता है वो करीब 35 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसके चलते जानवरों को काफ़ी जो है राहत महसूस दिखाई देती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में तापमान और कितना बढ़ता है। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज में विधायक पूजा पाल पर केस दर्ज हुआ। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी।
से विधायक पूजापाल पर एक गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है। जो एयरपोर्ट थाना है वहाँ पर न सिर्फ पूजापाल बल्कि उनके भाई और 9 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ। उन पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से ज़मीन कब्जा की है। ये मुकदमा एक शख्स ने दर्ज कराया, उसकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि उनकी जो ज़मीन है उस पर इन लोगों ने न सिर्फ उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की, उस पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की है, जिसको लेकर के उसने तमाम कोशिश की। उसके बाद कोर्ट के ज़रिए इस मामले में फ़िलहाल मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूजापाल वर्तमान में चायल से समाजवादी पार्टी से चुनाव जीती थी और वहाँ से विधायक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक रूप से उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही कि जल्दी वो हो सकता है कि पार्टी बदले, क्योंकि पिछले दिनों राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और भाजपा को समर्थन दिया था। ऐसे में पिछले दिनों भी उनकी फ़ोटोग्राफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ आई थी। ऐसे में जिस तरह से उन पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, उन पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं, उससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोर्ट के ज़रिए चूँकि ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो अब पुलिस इस मामले में जल्द ही विवेचना करेगी और इसमें जो सच्चाई है वो सामने लाएगी। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। एसटीएफ ने पशु तस्कर गैंग के सरगना समीर को मुंबई से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। समीर पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। उस पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। बता दें कि यूपी एसटीएफ ने बरेली जिले के पशु तस्कर समीर को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जिसे ट्रांजिट रिमांड के बाद बरेली लाया गया। बरेली में समीर पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। एसटीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए समीर को जेल भी भेज दिया है। बता दें कि समीर कई वर्षों से प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करता था। इसके चलते उस पर धड़ाधड़ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए समीर मुंबई भाग गया था। फिलहाल जिस तरह से यूपी एसटीएफ गोवंश तस्करी करने वालों पर पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ इस तरह से पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में भी गोवंश तस्करों पर लगातार एसटीएफ की कार्रवाई चल रही, इससे कहीं न कहीं पशु तस्करों के हौसले टूटते नजर आ रहे हैं। एसटीएफ की यह कार्रवाई कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की सक्रियता को भी उजागर कर रहा है। सहयोगी रमाशंकर यादव के साथ बात करेंगे अगली खबर की। हरदोई में अवैध अस्पताल के संचालन पर कार्रवाई हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। अभी तक तो बिल्डिंग में और मकानों में हॉस्पिटल चला करते थे। हरदोई में आज एक ऐसा वाकया सामने आया है। आपको बता दें कि हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में एक कटिया मऊ गांव है, जहां पे छप्पर डाल के फौजी हॉस्पिटल के नाम से वहां पे संचालित था। और आपको बता दें कि वहां पे एक कैंसर मरीज जो कि था, उसका वहां डॉक्टर इलाज कर रहे थे। हालांकि इस अस्पताल की सूचना लगातार सीएमओ को और संबंधित अधिकारियों को जा रही थी, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा था। हालांकि अब टीम ने सुध ली, जो कि वहां छापेमारी की तो कैंसर का जो मरीज था वहां पे उसका इलाज चल रहा था। और आपको बता दें स्थानीय पुलिस वहां मौके पर पहुंची है और उसके बाद में उस अस्पताल को वहां पे सीज किया गया है। जो मरीज था उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। और आपको बता दें कि जो वहां पे जो डॉक्टर था, वो झोला साहब डॉक्टर, वहां मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी जांच पड़ताल चल रही है, उसकी तलाश भी पुलिस कर रही है कि कहां गया है और कब से संचालित था वो हॉस्पिटल। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया। हापुड़ में पूर्व आईपीएस दिनेश गोयल की फर्म पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दूं, जीएसटी की टीम ने छापेमारी करते हुए पूर्व सीनियर आईएएस की फर्म पर
कार्रवाई की है और इसमें 25 करोड़ की जीएसटी की चोरी पकड़ी गई है। जी हाँ, आपको बता दें, पूर्व सीनियर आईएएस दिनेश गोयल की फर्म पर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की थी और इस कंपनी ने फर्जी आईटीसी क्लेम के द्वारा 25 करोड़ का जीएसटी विभाग को चूना लगाया था। आपको बता दें, एचजी इंफ्रा के नाम से पूर्व आईएएस दिनेश गोयल की ये फर्म है और इसने 25 करोड़ की जीएसटी चोरी की है। इस कंपनी का काम रेलवे का निर्माण कार्य करना, सड़क का निर्माण कार्य करना है। हालांकि इस कंपनी का मुख्य दफ्तर राजस्थान के जयपुर में बताया जा रहा है और इसका एक ऑफिस हापुड़ के जरोठी रोड पर था। आपको बता दें, 3 गाड़ियों में 15 से ज्यादा जीएसटी के कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने छानबीन की है। फिलहाल 25 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है और आगे की जांच भी जारी है। आपको बता दें, जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ब्रजेश सिंह ने बताया है कि जीएसटी की टीम ने जो छापेमारी की है, इसमें अब तक 25 करोड़ की जीएसटी की चोरी पकड़ी गई है और जांच अभी भी चल रही है। हो सकता है 25 करोड़ से भी ज्यादा की जीएसटी की चोरी इस फर्म के द्वारा की गई हो। वहीं देखने वाली बात होगी कि जब जांच पूरी होगी तो पूर्व आईएएस अधिकारी की कंपनी ने कितनी जीएसटी की चोरी की है, इसका खुलासा तभी हो पाएगा। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। बात करेंगे अगली खबर की। बाराबंकी में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजीश सिद्दीकी। बाराबंकी पुलिस की देर रात एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हो गई। इस अपराधी ने 2 दिन पहले एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया था। बचाव करने आए भाई को फावड़े और चाकू से गोद दिया था। भाई को बाराबंकी ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए उसको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। परिजनों की तहरीर पर इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस शिनाख्त के तौर पर इसको इसके गांव लेकर पहुंची, जहां पर इसने फावड़ा और चाकू छुपा दिया था। पहले से उसने वहां पर तमंचा छुपा रखा था। उस तमंचे के पास पहुंचते ही उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की। उसके बाद इसके पैर में गोली लगी, जहां पर इसको बाराबंकी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस मुठभेड़ से अपराधियों में एक डर का माहौल बना हुआ है। बाराबंकी से इंडिया वॉइस के लिए रजीश सिद्दीकी। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।